देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जितने भी प्रोसेसेस थे उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। ऊपर मैं एक बार लेके चलता हूँ, वापस से रिवाइज कराता हूँ थोड़ा सा। थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखे थे। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं और फिर इस तरीके से कुछ ग्राफ्स बनाए थे और वर्क का फार्मूला, डेल्टा यू का फार्मूला, डेल्टा क्यू का फार्मूला देखा था। और इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सी वी इज इक्वल्स टू एफ बाई टू आर। फिर आइसोबैरिक प्रोसेस देखे, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है और उसके लिए वी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है, जिसके लिए ग्राफ वगैरह कुछ ऐसा होता है। वर्क का फार्मूला देखा, डेल्टा यू का फार्मूला देखा और फिर डेल्टा क्यू हीट का फार्मूला देखा और इसमें सी पी का वैल्यू निकल के आया, डेट इज एफ बाई टू प्लस वन आर। फिर हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस देखा जिसमें कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है और पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी वगैरह लगा सकते हैं। ये हमारा ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ आएंगे और वर्क का फार्मूला इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ये डेल्टा यू का फार्मूला, डेल्टा क्यू का फार्मूला। और हम लोगों ने सी देखा कि अगर मोलर हीट कैपेसिटी देखना है तो वो कितना हो जाएगा, डेट विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि सी टी कभी नाम का चीज़ हम लोगों ने देखा नहीं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी जो होता है वो जीरो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है। और इधर क्या हो गया, स्लोप। स्लोप के बारे में एक्स्ट्रा डिस्कशन क्या आता है यहाँ पे कि जो हम लोग स्लोप है वो किस तरीके से निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। और वाई पे क्या है, पी है और एक्स पे क्या है, वी। तो डी पी बाई डी वी हमारा माइनस पी वाई वी आया था और साथ में बल्क मॉडुलस भी हम लोगों ने निकाल लिया था, इट इज माइनस थ्री डी पी बाई डी वी। और ये चीज़ हमारा पी निकल के आता है विच इज़ प्रेशर, और इसका हम लोगों ने साउंड वेव में भी यूज़ किया हुआ था। अच्छा, अगर एक बात बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कोई एक प्रोसेस हुआ जिसमें कि जो टेम्परेचर है इनिशियल और फाइनल इक्वल है, तो क्या वो आइसोथर्मल प्रोसेस है? बोलो। सर फाइनल और इनिशियल इक्वल है। हाँ, इनिशियल और फाइनल इक्वल है, तो क्या हम उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं? नो सर। और कोई बता सकता है? अब तो क्वेश्चन ही मैंने कुछ इस तरीके से पूछा है कि तुम्हारे अंदर डाउट क्रिएट हो गया होगा, अरे नहीं ये तो फॉल्स ही होना है। अदरवाइज तो पूछते ही नहीं, ट्रू होता तो क्यों नहीं पूछते। तो ऑफ कोर्स अगर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर किसी भी सिस्टम का इक्वल है तो हम लोग श्योरली उसको आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? आप कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि टेम्परेचर पूरे टाइम कांस्टेंट होना बीच चाहिए, में इसमें बढ़ भी टेम्परेचर सकता है। चेंज भी हो सकता है, हाँ, टेम्परेचर लाइक बीच में साइक्लिक चेंज नहीं, जैसे। टेम्परेचर बीच में चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। बराबर, मतलब कि थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, कर्व है, इस कर्व में तुम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज कांस्टेंट आएगा, ऑलवेज कांस्टेंट। इसीलिए ये कर्व भी इसी तरीके से मिला है हमारा। तो इफ टेम्परेचर इनिशियल इज इक्वल टू टेम्परेचर फाइनल, देन इट मे और मे नॉट बी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि थ्रू आउट द प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। और ये सेम बातें हम लोग इन सभी चीज़ों के लिए भी बोल सकते हैं। आइसो बारिक प्रोसेस है तो प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट बोला है, इसका मतलब कि थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ प्रेशर इनिशियल और फाइनल इक्वल हो जाने से हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो अब आगे प्रोसेस हम लोग देखते हैं, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस।
अभी हम लोगों ने आइसोथर्मल देख लिया है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम्म, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस कब बोला जा सकता है। बोलो, पता होगा ये हीट तुम्हें। एक्सचेंज ना हो। डेल्टा हीट क्यू क्या एक्सचेंज होना हीट चाहिए? जीरो। एक्सचेंज जीरो होगा। हाँ, डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब देयर मस्ट नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू द सिस्टम। तो डेल्टा क्यू शुड बी जीरो। और डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम ने 5 जूल इजेक्ट किया और 5 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, तो डेल्टा क्यू अभी भी जीरो है। इसको हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे और इसको हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। डेल्टा क्यू अभी भी जीरो हो रहा है, लेकिन ये जीरो नहीं है। इस टाइप के सिस्टम हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं आएंगे, नॉट एडियाबेटिक प्रोसेस। थ्रू आउट द प्रोसेस कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि एडियाबेटिक वॉल है। अगर मैंने एक सिस्टम मतलब कि गैस को रख दिया चैम्बर में और ये एडियाबेटिक वॉल है, तो हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होगा। और हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो इसमें डेल्टा क्यू जीरो होगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे। दूसरा, तो इसमें डेल्टा क्यू हमारा हो गया जीरो, और इसमें हम लोग पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक और चीज है, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, इसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या है ये चीज? पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सुना है क्या ये? बोलो हाँ, इसे। हाँ केमिस्ट्री सर। में। है ना, ये यस एडियाबेटिक सर। प्रोसेस के लिए ही डिफाइन होता है, जिसमें गामा का वैल्यू क्या होता है? गामा इज इक्वल्स टू सी पी बाई सी वी, विच इज इक्वल्स टू एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर डिवाइडेड बाय एफ बाई टू आर। और ये फॉर्मूला आया कैसे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सारे प्रोसेस कुछ इस तरीके से लिखा रहा हूँ ताकि सारे फॉर्मूलेज एक साथ तुम्हें दिखे। कभी भी तुम रिवीजन करो तो सारे फॉर्मूले तुम्हें सामने दिखे। इसका फॉर्मूला ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, ये चीज़ हो सकता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी केमिस्ट्री में हर एक चीज़ पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा? अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एफ प्लस टू डिवाइडेड बाय एफ, ये गामा का वैल्यू आएगा। तो मैं, क्योंकि एफ जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और वो हर एक के लिए वेरी करता है, मोनोटोमिक, गैसो, डायटोमिक, पॉलीटोमिक, तो उन सभी के लिए एक बार मैं यहाँ पे गामा सी पी सी भी देता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर सी बी, फिर सी पी, एंड देन गामा। मोनो एटॉमिक गैस के लिए एफ का वैल्यू बताओ कितना होता है? 3। ठीक होगा। और सी वी वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2 आर। 3/2 आर। और सी पी कितना हो जाएगा? 5/2 आर। सो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो भी सी पी है और जो सी वी है, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 5/3। सो गामा फॉर मोनो एटॉमिक
इज इक्वल्स टू 5/3। इसे याद रखना है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। दूसरा डाई के लिए, बोलो डायटोमिक गैस के लिए एफ का वैल्यू कितना होता है? 5 5। और सीवी वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2r। और सीपी 7/2r। और गामा का वैल्यू कितना आ गया? इज 7। 7/5। So gamma for diatomic is equals to 7/5। इसका बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस है, यूज़ होने वाला है, और अभी हम लोग देखेंगे। मोनोटोमिक हो गया, डायटोमिक हो गया, पॉलीएटोमिक। बताओ पॉलीएटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6। ठीक है। और सीवी का वैल्यू कितना होगा? देखो पॉलीएटोमिक में क्या 3 तुम्हारे ट्रांसलेशन के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, 3 रोटेशन के करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, तो 3 3 6 हो गए। 2 एक्स्ट्रा जो होता है वो वाइब्रेशन के कारण से होता है, और वो वाइब्रेशन वाला तब आता है जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब सीवी कितना हो जाएगा? 3r। और सीपी कितना हो जाएगा? 4r। और गामा का वैल्यू 4/3। सो यहाँ से गामा फॉर पॉलीएटोमिक इज इक्वल्स टू 4/3। ये आ गया रिजल्ट। अब एक बार वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5/3 कितना होता है। बोलो 5/3 कितना आ जाएगा? 1.67 लगभग लगभग। और 7/5 कितना हो जाएगा? 1.4 1.4। और 4/3 1.33 तो लगभग लगभग आ जाएगा 1.3। तो सबसे ज्यादा गामा का वैल्यू किसके लिए है? मोनो के लिए। उसके बाद फिर डाया, उसके बाद फिर पॉली। उसका यूज हम लोग आगे जाके करेंगे। ठीक है, तो ये गामा तो आ गया हम लोग का। तो यहाँ पे पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों वैलिड है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी एंड पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट इज ग्राफ। इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? बोलो। मुझे एक पी और वी में कोई रिलेशन चाहिए, तभी तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब पी वी इज इक्वल्स, पहले हम लोग क्या करते थे, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी यूज करते थे, जिसमें कि हमारा या तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, या तो प्रेशर कांस्टेंट होता था। हम लोग आराम से इस रिलेशन को यूज करके ग्राफ ड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में कोई एक ऐसा चीज जो कांस्टेंट हो, ऐसा तो है नहीं। तो मुझे यूज करना पड़ेगा पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस फॉर्मूले से। और गामा का वैल्यू जो है, या तो वो 4/3 हो सकता है, 5/3 हो सकता है, 7/5 हो सकता है, ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं। 3 वैल्यूज टोटल हैं। तो गामा इज बेसिकली कांस्टेंट, सो y x रेज टू पावर सम कांस्टेंट
इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हम्म कैसा बनेगा इसका ग्राफ? मैथ्स में बनाया बताया होगा ना? नो सर। क्या बात कर रहे हो, नो सर कैसे बोलते हो? इतने मैथ्स हाइपरबोला। पढ़ाए। हाँ, हाइपरबोला जैसा होगा लेकिन एग्जैक्टली हाइपरबोला नहीं होगा। देखो, हाँ मैं यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बता रहा हूँ तुमको। लेट्स से दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, y x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तुम मुझे बस बताओ कि कौन सा ग्राफ कौन सा है। ये फर्स्ट ग्राफ और ये सेकंड ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ किसको मैच कर रहा है, ए को या बी को? बी को। ए को। सभी को अच्छे तरीके से सोचो, ये एक बेसिक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। अगर ये आ जाएगा तो आगे जो भी चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी चीज आ जाएगा। बेसिक लॉजिकल चीज है। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि y का वैल्यू होगा क्या। y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन x, और यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू सम कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर। तो तुमने x का वैल्यू को फिक्स कर लिया, लेट से x इज फिक्स्ड, और अगर x का वैल्यू फिक्स कर लिया तो यहाँ पे दो वैल्यूज y के मिलेंगे, और इससे तुम डिसाइड कर पाओगे कि 1 वाला होना चाहिए 2 वाला होना चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओ y का वैल्यू a के लिए और b के लिए ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा? लेट से x तुमने फिक्स कर लिया, डेट इज 2, तो सबसे छोटा कौन सा होगा वैल्यू? b के लिए ना। बी। तो b का वैल्यू होने वाला है छोटा और a का होने वाला बड़ा। यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा y2 और ये है y1। तो y1 बड़ा है, जो कि a को करस्पॉन्ड करना चाहिए, आया ना? तो ये a ग्राफ है और ये b ग्राफ है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब एक और क्वेश्चन, कि अगर एक सी ग्राफ है जो कि है y एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये जो ग्राफ है वो किधर आएगा? इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा? 1 के ऊपर आएगा या 2 के नीचे आएगा या फिर 1 2 के बीच में? 2 के नीचे। 2 के नीचे सर। कॉन्सेप्ट समझना अच्छे तरीके से। किधर आएगा? 2 के नीचे। इसका मतलब इसमें जो पावर था वो 1 था, इसमें जो पावर है वो 2 है, और इसके नीचे जो ग्राफ आने वाला है इसमें पावर कितना है, 3। तो जैसे जैसे मैं पावर को बढ़ाते जाऊंगा ये चीज और नीचे जाने लगेगा। अब मैं वापस से अपने ओरिजिनल पार्ट पे आता हूँ कि p बी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इसके लिए ग्राफ कैसा होगा? ऑफ कोर्स ऐसा ही होगा। अगर सिंगल ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलने वाला है कि हाइपरबोला तुमने बनाया पैराबोला बनाया, वो तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर कंपेयर करना हो किसके किसके, आइसोथर्मल कर्व और
ये एडियाबेटिक कर्व में कंपेयर करना हो तो तुम मुझे बताओ। सर 1 मिनट ऊपर। हाँ 1 मिनट में ले रहा हूँ, रुक जाओ। तो तुम मुझे बताओ फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में से कौन सा आइसोथर्मल है? फर्स्ट वाला। पी वी रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आइसोथर्मल होता है। और पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें कि गामा का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और यहाँ तो वैल्यू ही 1 है। तुम आराम से बता सकते हो डिसाइड करके, बोलो फर्स्ट वाला क्या है? आइसोथर्मल। थर्मल। आइसोथर्मल। और सेकंड वाला क्या है? आइडियाबेटिक। अब आइडियाबेटिक में भी 3 होते हैं टोटल। आइडियाबेटिक में भी टोटल 3 होते हैं, एक मोनोएटॉमिक के लिए, एक डायटोमिक के लिए और एक पॉली के लिए। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैं इसके पावर के वैल्यू को बढ़ाते जाऊंगा 1 2 3, वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा, नीचे शिफ्ट होते जाएगा। तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 3 कर्व बनाऊंगा, 1 2 3। तो बोलो सबसे ऊपर वाला जो होगा वो किसके लिए होगा? मोनो के लिए होगा, डाया के लिए होगा, पॉली के लिए होगा? पॉली। मोनो। पॉली। ये जो फर्स्ट है ये किसका है, मोनो का है पॉली का है? जिसका गामा सबसे कम है वो 1 वाला होगा, क्योंकि नीचे जैसे जैसे बढ़ जाते जा रहे हैं उसमें हमारा क्या होते जा रहा है, पावर बढ़ते जा रहा है। तो गामा सबसे कम किसका है देखो, पॉली का, है ना? ये होगा पॉलीएटॉमिक का ग्राफ। दूसरा डायटोमिक, और तीसरा किसका हो जाएगा, मोनोएटॉमिक। तो बहुत ही आसान था, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे एन का वैल्यू या फिर गामा का वैल्यू देख लो बढ़ते जा रहा है। सही है ना? बोलो सबको ये चीज समझ में आया या नहीं? तो अगर कभी भी ग्राफ को डिफरेंशिएट करना हो तो सर हम लोग समझे। आराम से देख करके चीज़ों को बता सकते हैं। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बताना है, इसको हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो आइसोथर्मल कर्व क्या है, ऊपर आता है। लेकिन अगर हम लोग इस तरफ जाते हैं तो हमारा एडियाबेटिक कर्व क्या होता है, आइसोथर्मल के ऊपर होता है। बराबर, दिस इज एडियाबेटिक एंड दिस इज आइसोथर्मल। तो कर्व कौन सा ऊपर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम क्या करा रहे हो, कंप्रेशन करा रहे हो या फिर एक्सपांसन करा रहे हो। दिस इज एक्सपांसन एंड दिस इज कंप्रेशन। ठीक है, ज़्यादा अब इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बाद में इसको हम लोग वापस से क्योंकि पढ़ेंगे ही। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व हम लोग देख रहे थे और हमें अभी सिंपल सा पीवी कर्व मिल गया जो कि ऐसा होगा। और वो भी देख लिया कि ये कर्व जो है कैसा एग्जैक्टली होगा। लेट से तुमने एरो जो है वो इस डायरेक्शन में दिया, तो दूसरा ग्राफ कैसा होगा? जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व तुम्हें बनाने के लिए दिया जाए, हो सकता है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दिया जाए। तो ये कर्व कैसा होगा? इसमें तो हम लोगों ने देखा पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो टी वर्सेस वी में मुझे रिलेशन चाहिए,
तो क्या करना पड़ेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रिलेशन को यूज करना होगा, और पी का वैल्यू जो भी चीज़ है, इसमें मुझे टी और वी चाहिए, तो पी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। इस पी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, कितना आ जाएगा, एन आर टी बाई वी, एंड पी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी, वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि ये जो चीज़ है वो कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस तरफ लेके चले जाता हूँ, और ये जो है हमारा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। सो टी वी रेज टू पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक ऐसा रिलेशन बन गया। बोलो, सबको समझ में आया क्या? यस सर। अब इसमें गामा Yes, क्या sir. होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, तो गामा माइनस वन का जो वैल्यू होगा डेट विल बी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, है ना, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। तो ये जो फॉर्मूला है या फिर जो भी इक्वेशन आया उसका कर्व कैसा दिखेगा, y एक्स रेज टू पावर a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जैसा, लेकिन इसमें a का वैल्यू क्या है, लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया क्या? हाँ सर। है ना, तो कर्व देखने में तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे, इसमें अगर a का वैल्यू वन है तो ये ऊपर आ जाएगा ऐसे, a इज इक्वल टू लेट से वन बाई ऊपर जाएगा। जैसे a का वैल्यू बढ़ रहा था तो नीचे आ रहे थे, और a का वैल्यू घटेगा तो बढ़ जाएंगे। अब स्लोप बताओ आपकी, मतलब एरो का डायरेक्शन बताओ किधर होगा ये, एरो का डायरेक्शन किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, इसीलिए जो एरो का डायरेक्शन जाएगा वो इस तरफ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। सेम वे में हम लोग दूसरा कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये टीवी में रिलेशन है, और इसी तरीके से हम लोग चाहें तो किसी और में भी रिलेशन निकाल सकते थे इन दोनों को यूज करके। तो अगर चाहो तो तुम v का वैल्यू पुट कर लो, p, v का वैल्यू कितना हो जाएगा, n आर टी बाई पी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो ये हो जाएगा p वन माइनस ऑफ गामा टी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एक रिलेशन आ जाएगा, ये एक रिलेशन पहले से है, और ये एक रिलेशन। तो तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए ताकि कैसा भी क्वेश्चन तुम्हें दिखे तुम कर पाओ। चलो, तो ग्राफ देख लिया हम लोगों ने, अब आगे देखते हैं डेट इज वर्क। तो बोलो वर्क कैसे निकलेगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है, कोई बता सकता है? काफी बढ़िया इसका इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा। चलो एक बार प्रोसेस करो, तुम लोग प्रैक्टिस करो, वर्क निकालो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो इसमें हम लोग को क्या कोई एक ऐसा रिलेशन यूज करना है जिसमें कि मैं पी को रिप्लेस करके इसको वी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी वेरिएबल है, और जो वॉल्यूम है वो भी वेरिएबल है।
तो प्रेशर का इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में तो नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों वेरिएबल क्या हो, सेम। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम लोग एक रिलेशन को यूज करते हैं, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, इस रिलेशन को यूज करते हैं। लेट से सम कांस्टेंट इज के, कोई सा भी कांस्टेंट होगा उसको के यूज कर लेता हूँ मैं। तो प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, के डिवाइडेड बाय वी रेज टू पावर गामा, और इस जगह पे पुट कर लिया मैंने, पी के जगह पे लिख दिया के डिवाइड बाय वी रेज टू पावर गामा, और ये डी वी। के तो हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा वी रेज टू पावर माइनस ऑफ गामा डी वी। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन जाएगा, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। तो एक्स रेज टू पावर अगर माइनस ऑफ एन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर लिखा हुआ है एक्स रेज टू पावर एन लिखा है तो एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन करना होता है। तो ये हो जाएगा के और वी रेज टू पावर प्लस वन करेंगे तो इसमें अगर प्लस वन किया तो कुछ ऐसा दिखेगा, वन माइनस ऑफ गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ गामा, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब नीचे आते हैं, इज इक्वल्स टू इनिशियल और फाइनल के लिए वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ, वन अपॉन में वन माइनस जो गामा है वो तो कांस्टेंट है, और वी फाइनल वन माइनस ऑफ गामा, वी इनिशियल वन माइनस ऑफ गामा होगा, और के मल्टीप्लाइड बाय द वी फाइनल वन माइनस गामा माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय द वी इनिशियल वन माइनस ऑफ गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ गामा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया, लेकिन ये हमारा आंसर है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिए होंगे बराबर, लेकिन इसके आगे करना इम्पोर्टेंट। देखो प्रेशर और वॉल्यूम में ऊपर हम लोगों ने रिलेशन देखा, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम लोगों ने के बोला। अब वो इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है तो ये रिलेशन जो है इनिशियल पे भी वैलिड होगा और फाइनल पे भी वैलिड होगा। तो मैं P इनिशियल V इनिशियल रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू के बोल सकता हूँ, इज इक्वल्स टू, ये हो गया तुम्हारा P फाइनल V फाइनल रेज टू पावर गामा, ये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, के को रिप्लेस करना है। के को रिप्लेस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इनिशियल से जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन है वो इनिशियल के साथ रिप्लेस करेंगे। तो मैं इस के का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वाला वैल्यू लिखूंगा मैं, ये वाला लिख लेता हूँ के का वैल्यू, विच इज पी फाइनल वी फाइनल रेज टू पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय द वी वन माइनस ऑफ गामा माइनस, और इस जगह पे के को रिप्लेस करना है तो मैं इस के वैल्यू से रिप्लेस करूंगा इनिशियल वाला, विच इज पी इनिशियल वी इनिशियल और गामा वी इनिशियल रेज टू पावर वन माइनस ऑफ गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ गामा। बताओ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, क्या दे देगा, V V final final और V minus initial। P initial V initial। इसका मतलब P फाइनल V फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ गामा, ये हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला। और अभी इसको और डिफरेंट फॉर्म में चेंज करना है, और डिफरेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, फिर से इक्वेशन लगाऊंगा। तो पी फाइनल वी फाइनल इज इक्वल्स टू एन आर टी फाइनल लिख सकता हूँ, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू एन आर
टी इनिशियल है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो ये क्या बनेगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, है ना। तो इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा, दिस विल बी द वर्क ऑफ। समझ में आया क्या सबको? सर वो थोड़ा ऊपर लो हाँ ना, सर। वो इंटीग्रेशन का एक देख लो सेकंड ऊपर। स्टेप देखने का। तो स्टार्टिंग में क्या क्या, पी वी रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है के, जिसमें कि मैंने पी का वैल्यू उठा करके इधर पुट कर लिया। पुट करने के बाद फिर उसको इंटीग्रेट किया इनिशियल से फाइनल तक, डन सर। और इंटीग्रेशन होने के बाद फिर हमारा ये चीज़ निकल के आया, जिसमें कि मुझे के का वैल्यू पुट करना था। तो जब फाइनल के साथ मल्टीप्लाइड था तो फाइनल वाला वैल्यू पुट किया, और जब इनिशियल के साथ मल्टीप्लाइड था तो इनिशियल वाला पुट किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल ये रिजल्ट आ गया। इस वर्क के फॉर्मूले को हम लोग याद रखेंगे, डेट W इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा। ध्यान देना 1 माइनस ऑफ गामा, गामा माइनस 1 नहीं है, एंड दिस इज वर्क डन बाय द गैस है। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस ऑफ टी इनिशियल, और दूसरा है डेल्टा पी वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा। ये वर्क का फॉर्म। वर्क निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग डेल्टा यू देख लेते हैं। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा से वही चलते आ रहा है, डेट इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये अभी भी इतना ही रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डेल्टा यू देख लिया, अब हीट देखते हैं, डेट इज डेल्टा क्यू। बोलो डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, मतलब डब्ल्यू होता है, तो ये चीज़ हो गया है ज़ीरो। समझ में आया क्या, क्यों, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है जिसमें कि डेल्टा क्यू का वैल्यू होता है ज़ीरो, और अगर डेल्टा क्यू ज़ीरो हो गया तो हम लोग छोटे से चेंज के लिए क्या बोल सकते हैं, डी क्यू डी यू और डी डब्ल्यू में हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, डेट डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी यू, आया ना, ये चीज़ निकल के आएगा। तो छोटा सा जो वर्क होगा वो किस में जाने वाला है, उसके इंटरनल एनर्जी के चेंज में जाने वाला है, या फिर इंटर कन्वर्टेबल। तो अब इसी रिलेशन को अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और इसको वैल्यूज को पुट करके इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला रिलेशन निकलता है। समझ में आ रहा है क्या, करके बताऊं। यस। देखो डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, छोटा सा वर्क, इंटीग्रेशन पी डी वी, इंटीग्रेशन पी डी वी, और इज इक्वल्स टू, मतलब इंटीग्रेशन ना पुट करो तो भी पी डी वी चलेगा, अभी इंटीग्रेशन करने में, माइनस छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसी के छोटे से चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम एफ लोग बाय टू एन आर डी टी। एन आर डी टी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे डालूं तो फिर से हमें क्या दिख रहा है कि प्रेशर का इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करूँ, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करो ताकि ये सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो कौन सा रिलेशन यूज करें इसके वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए, पी वी रेज टू पावर गामा को, पी को एन आर टी बाय वी, पी और वी फिर रेज टी टू को पावर इधर गामा वी। इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये मत यूज कर लेना, ये क्योंकि डिराइव्ड फॉर्म है,
इसी को इसमें यूज करोगे तो डिराइव क्या करो, यही हम लोग डिराइव करना चाह रहे हैं। nRT by V डालेंगे हाँ, तो पीवी इज और इक्वल्स T टू को एनआरटी dt होता के। है, बराबर, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। सो अगर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है तो ऐसा कर लेते हैं, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, और डिफरेंशिएट करेंगे तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी लिख सकता हूँ। दिख रहा है क्या? यस सर। किसको रिप्लेस कर ले अब बोलो, हाँ एन आर डी टी को रिप्लेस कर हाँ सकते सर, हैं। नॉट dt। पी डी वी इज इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डी टी। एन आर डी टी जो है वो लिखा जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी, ऐसा। और अब मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बाई टू पी डी वी माइनस ऑफ एफ बाई टू पी डी पी। तो पी डी वी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा एफ बाई टू प्लस वन पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बाई टू पी डी पी। एक फॉर्मेट बनता हुआ दिख रहा है क्या? मुझे इसी को अभी इंटीग्रेट करना है। ये हो जाएगा एफ हाँ बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय एफ बाई टू, और इंटीग्रेशन वन बाय वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन वन बाय पी डी पी। तो ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, गामा, ये क्या है, सी पी बाई सी पी। जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद फिर हमें क्या मिल जाता है, एट पी वी रेज टू पावर गामा is equals to some constant, and where gamma is equals to cp by cv बोलते हैं। और बेसिकली ये है क्या चीज़, f बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाय f बाई टू, r मल्टीप्लाइड रहेगा तो हम लोग cp बाई cv बोलेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। हाँ। हाँ सर। तो ये हमारा डेल्टा क्यू आ गया। अब सी के बारे में बात कर लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री में तो ये कराया गया होगा, केमिस्ट्री में कराया या नहीं कराया, कैसे आता है यह फॉर्मूला? वर्क तो कराया होगा। सर वर्क कराया है, फॉर्मूला हाँ वगैरह वर्क कर रहा बाद है। में कराया था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, डेल्टा क्यू देख लिया, सी देख लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। तुम लोग निकाल के बताओ मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा। सी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एंड 0। डेल्टा टी। क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी हम लोग सी डिफाइन नहीं करते हैं, जिससे हमें कुछ वैल्यू ही नहीं मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से सी का वैल्यू हम लोग जीरो बोल रहे हैं। तो हम लोग सी का वैल्यू सिर्फ दो के लिए ही डिफाइन करते हैं, सी बी एंड सी पी, और इसीलिए हमारे पास रिजल्ट ही सिर्फ दो है, डेट इज एफ बाई टू आर और एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। बाकी आइसोथर्मल एडियाबेटिक इसके लिए नहीं होता। नेक्स्ट इसका स्लोप देख लेते हैं। स्लोप
तो ये हमारे पास एक पीवी कर्व है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, और एडियाबैटिक प्रोसेस अगर है कुछ ऐसा होगा। और लेट से मुझे किसी भी पॉइंट पे स्लोप चाहिए किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये होता है tan थीटा, इसको हम लोग स्लोप, तो स्लोप कैसे निकलेगा, dp बाई dv से, dp बाई dv इज स्लोप। क्या करना चाहिए स्लोप निकालने के लिए बोलो, p v रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो प्रेशर को कांस्टेंट माना और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, अगर x रेज टू पावर n है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू पावर n गामा माइनस v वन, रेज टू गामा माइनस ये हो जाएगा गामा v रेज टू पावर गामा माइनस वन, और साथ में आएगा dv क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन हुआ है। और नेक्स्ट अब प्रेशर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, दैट इज dp इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो ये हो जाएगा गामा v रेज टू पावर गामा माइनस वन p dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v रेज टू पावर गामा dp। कैंसिल आउट होगा कुछ, इसके साथ ये कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, ये वन बचेगा, कर पा रहे हो क्या कैंसिल आउट, dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v dp। सो मुझे क्या चाहिए था, dp बाई dv चाहिए। अब इधर से देखो dp बाय dv निकल के आ जा रहा है, दैट इज अ माइनस गामा टाइम्स ऑफ p बाय v। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर और स्लोप। तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर स्लोप निकलेगा। लेकिन मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट मेथड बताता हूँ, जिससे तुम किसी का भी स्लोप निकाल सकते हो, कोई भी फंक्शन, और काफ़ी आसान है। देखो जैसे कि p v रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो इसका मुझे क्या चाहिए था, dp बाई dv चाहिए। तो ध्यान रखना p रेज टू पावर ऑलवेज वन होना चाहिए, और जिसके पावर वन है वो ऊपर आएगा। तो dp बाई dv जो होगा वो इसके पावर में जो भी चीज़ है उसको माइनस साइन के साथ लिख दो, और ये वाला टर्म जो है उसे लिख दो, और ये वाला जो टर्म है उसे नीचे लिख दो। ये आंसर समझ में आया क्या किया। हाँ पहले तो पैटर्न में उसको लेकर के आना है कि p के पावर में वन होना चाहिए और वॉल्यूम के पावर में जितना सारा पावर वॉल्यूम के पावर में। जैसे कि मान लो तुम्हें दिया गया है y स्क्वायर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, और तुमसे मांगा गया बताओ dy बाई डी एक्स कितना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले y के पावर में वन रखना है मुझे, उसको पहले कन्वर्ट कर लो, y एक्स रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब क्या y के पावर में वन आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, x के पावर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको माइनस साइन डाल करके और y लिखो और डिवाइडेड बाय x लिखो, ये आ गया डी बाई डी। समझ में आया क्या सबको, हाँ ठीक है। सर। जैसे कि फर्स्ट ये है, सेकंड है, अब ये p v रेज टू पावर वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ इसके लिए स्लोप क्या होगा, dp बाई dv माइनस p बाय v। माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसके वॉल्यूम के पावर में वन है, माइनस वन
और प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होता है हमारा आइसोथर्मल के लिए। बहुत सही। तो पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और मान लो कि टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व का मुझे स्लोप निकालने के लिए बोला गया। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो पहले तो मुझे उसका इक्वेशन चाहिए, है ना। इक्वेशन क्या होगा, पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और इसमें मैं पुट कर लेता हूँ प्रेशर। प्रेशर कितना हो जाएगा, एन आर टी बाय वी, और वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो टी वी रेज टू पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका स्लोप क्या होगा, डी टी बाई डी वी, है ना। Yes. बताओ डी टी बाई डी वी कितना होगा। बोलो। 1 minus gamma times T by V. टी बाय, V. समझ में आया क्या सबको, ये स्लोप हाँ आराम से सर। निकला। और तुम अगर इसका डिफरेंशिएशन करके काम करने के लिए जाओ, हालत खराब हो जाएगा तुम्हारा। फोर्थ वन, अगर तुम्हारे पास गिवन हो कि ग्राफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का तुम्हें निकालना है, तो पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब इसमें पुट कर लो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, तो एन आर टी बाय पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो भी चीज़ कांस्टेंट है उसको उधर भेज दिया। ये हो जाएगा p रेज टू पावर 1 माइनस ऑफ गामा, और t रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ इसमें dp बाई डी वी कितना होगा, सॉरी dp बाई डी टी कितना होगा, सोच के बताना। माइनस गामा पी बाई टी। और कोई, gamma divided by gamma minus 1 into T by T. सबसे पहले तो इसको फॉर्मेट में चेंज करना है हाँ कि सर, p सेकंड रेज टू वाला मेरा। पावर 1 होना चाहिए, और t रेज टू पावर जो भी चीज़ में देना है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ गामा, और माइनस साइन एक सामने लगाएंगे, और p डिवाइडेड बाय टी। समझ में आया क्या। तो ये स्लोप हाँ निकालने का तरीका है, काफ़ी आसान अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस होता क्या, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ p डी पी बाई डी वी, सॉरी v होता है v डी पी बाई डी वी, और डी पी बाई डी वी क्या है, स्लोप है, और डी पी बाई डी वी हम लोगों ने निकाला था आइडियाबैटिक प्रोसेस पे लिए माइनस ऑफ गामा पी बाई वी। इसका वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, माइनस वी माइनस ऑफ गामा पी बाय वी, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ वी। सो द बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ। कहाँ पे यूज किया था इसको बोलो, वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड वेव के वेलोसिटी स्पीड निकालने के लिए हम लोगों ने आइसोथर्मल यूज किया था, हाँ लैप्लास करेक्शन के लिए। हाँ, वही लैपलॉस। तो ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, और एक साइक्लिक प्रोसेस बचा हुआ है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लास्ट में कराऊंगा।
साइक्लिक प्रोसेस। बोलो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? जहाँ पे प्रोसेस होने के बाद सेम स्टेट पर आ फाइनल जाएगा। और इनिशियल कंडीशन सेम हो। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए? सेम। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट मस्ट बी सेम। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होने का मतलब ये हो गया कि किसी भी सिस्टम का स्टेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए तीन क्वांटिटी का यूज करते हैं, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। ठीक है, और ये तीनों मिलकर के किसी भी सिस्टम का एक स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो जब मैंने कहा कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट किसी भी सिस्टम का इक्वल होना चाहिए, कोई भी प्रोसेस के थ्रू लेकर के जाओ, तो डेट मीन्स इनिशियल प्रेशर शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर और initial volume should be equals to final volume and initial temperature should be equals to final temperature। समझ में आया क्या बात? इसका मतलब ये हुआ। क्या मैं सिर्फ दो को इक्वल करके बोल सकता हूँ क्या इसका स्टेट बिल्कुल अनचेंज रहा, मतलब कि ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ? मान लो प्रेशर और वॉल्यूम मतलब इनिशियल दोनों का सर और मोल्स फाइनल। कांस्टेंट होने चाहिए। हाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना? तो अगर तुम बोल रहे हो कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है और एक क्लोज चैम्बर है, कुछ काइंड ऑफ ऐसा बोल दिया, तब इससे पता चलता है कि हाँ हमारा टेम्परेचर भी सेम रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, या फिर इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब समझ में आ चुका है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसमें हम लोग पी वी इज इक्वल टू एन आर टी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। थर्ड, और क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ग्राफ, ग्राफ देख लेते हैं इसमें। तो लेट्स से कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस हमारा कैसा हो सकता है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट भी करेंगे। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए? सेम, तभी हो सकता है। कैसा करूँ मैं? तो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मुझे, मुझे थोड़ा इजी करना है ताकि ग्राफ भी कन्वर्ट हो पाए इसका। चलो ऐसा कर लो। ये कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस और भी हो सकते हैं, मैं भी एक ले रहा हूँ एग्जाम्पल। सो ए, बी एंड सी। ए से स्टार्ट किया, बी से गया और सी के तरफ चला गया। साइक्लिक प्रोसेस ज़्यादातर जगह पे तुम्हें इस तरीके से बता दिया जाएगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ज़रूरी नहीं कि साइकिल ही हो, गोल जैसा ही दिखे तभी साइकिल जैसा हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बनाएंगे। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बस मुझे सेम रखना है। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी प्रोसेस मैंने बता दिए और जितना भी कन्वर्जन मैं ग्राफ का कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अब बताओ मुझे कि अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व ना दे करके तुमसे बोले कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व ड्रॉ करो, तो इसके लिए ये ग्राफ का प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व कैसे बनेगा? और फिर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व भी तुमसे मांगेगा। तो एक एक करके कन्वर्ट करते हैं हम लोग। देखो लोकेशन क्या है? ए सी। बी का एक स्ट्रेट लाइन बनी। प्रेशर से कोरिलेट करेंगे हम लोग चीज़ों को। ये पॉइंट बी और सी का प्रेशर क्या होने वाला? सेम होने वाला। तो एक पॉइंट सी ले लिया इस जगह पे और मैं सी से चलना स्टार्ट करूंगा। तो सी से हम लोग ए की तरफ जाएंगे। कैसा प्रोसेस है सी से ए? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में पीटी का कर्व कैसा बनता है?
PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। हाँ स्लोप हो एक कांस्टेंट स्लोप। ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसमें तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो एरो जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मैंने एरो को डाल दिया, मैं पहुंच गया पॉइंट ए पे, तो ये जो मेरा लोकेशन है ये ए पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट पे पहुंचा, ए से मुझे बी जाना है, तो बी तक जाने के लिए जो प्रोसेस है, मान लो कि इसमें टेम्परेचर तुमसे बोला गया है कि कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ए पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन बनेगा। तो अब मुझे पॉइंट ए से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, लाइन कैसा बनेगा? ए से मैं बी जा रहा हूँ, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, घट घट रहा। रहा है। तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और एरो का डायरेक्शन हो गया नीचे। तो ये फाइनली एक लोकेशन में ऐसा पहुंचूंगा, ये तो सी था जो कि बी है, और लास्ट में क्या करना है, बी और सी को कनेक्ट करना है। तो बी और सी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कौन सा होगा? बी से सी जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस है बी से सी? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक। प्रेशर कांस्टेंट, हाँ प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। तो ये अब मेरा एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, मतलब तुमने ग्राफ को कन्वर्ट कर लिया। ग्राफ कन्वर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग पीटी कर्व से जनरली पीवी कर्व में जाते हैं, और पीवी कर्व क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो एरिया होता है वो मुझे वर्क देता है, इसीलिए। नेक्स्ट, अब टीवी कर्व को मैं कन्वर्ट करूँ टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम में, तो पहले पॉइंट सी ले लेते हैं। ये पॉइंट सी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बोलो, ये सी पॉइंट से मुझे ए पॉइंट की तरफ जाना है, कैसा कर्व होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला होगा। तो बिल्कुल वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाँ वही ऊपर वर्टिकल। ऊपर ऊपर जाएगा या हाँ नीचे से जाएगा? ऊपर जाऊँ या ऊपर। नीचे? ऊपर। क्यों ऊपर जाएगा? एक सेकंड से। रीजन बताओ। प्रेशर इन हाँ से ऊपर जाएगा। सी से। लाइक प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हाँ, सी से अगर हम लोग ए की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे देखो, सी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इस जगह पे सी से ए जा रहे हैं हम लोग, और सी से ए में हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग जाएंगे ऊपर। तो ये मैं चला गया ऊपर और पहुंच गया मैं किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अब ए से बी में जा रहा हूँ, कैसा प्रोसेस है ए से बी, कैसा लाइन बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लेफ्ट के डायरेक्शन में जाएंगे या राइट के डायरेक्शन में? राइट। राइट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मुझे वॉल्यूम को चेक करना पड़ेगा, और ए से अगर हम लोग बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, इसीलिए राइट के डायरेक्शन में जाएंगे। अब मैं पहुंच गया इस पॉइंट पे, विच इज कौन सा पॉइंट है ये, बी पॉइंट। अब बी से सी जो ज्वाइन करना है मुझे, तो ये जो ज्वाइन करेंगे ये पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी हो सकता है और नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन भी हो सकता है। तो बोलो ये लाइन कैसा होना चाहिए, बी से सी? बी से सी इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ना? ओरिजिन से पास करेगा। हाँ करेगा फिर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, डेट इज वर्क में। और साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कैसे निकालते हैं हम लोग, बोलो? उसके अंदर का एरिया। बिल्कुल, एक तो तरीका है ही वर्क निकालने का, इंटीग्रेशन पीडीवी, और दूसरा तरीका क्या चीज़ है कि इसका एरिया आराम से तुम निकाल दो, प्रेशर और वॉल्यूम। जैसे कि ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, और इसको तुमने एक साइक्लिक प्रोसेस ही बनाया, तो इसका एरिया जो होगा, इसके अंदर का एरिया, दिस एरिया विल गिव अस द वर्क डन। वर्क डन बाय द गैस,
अब तुम मुझे ये बताओ कि वर्क डन एरिया जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हम्म, दो चीज इसमें मुझे अभी बताना है। बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? शॉर्ट ट्रिक से जो लोग बताते ये हैं पॉजिटिव होगा ये वो वाला। वो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो है, तो जो वर्क डन बाय द गैस होगा डेट विल बी पॉजिटिव। और दूसरा, इफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वर्क डन बाय द गैस होगा वो होगा नेगेटिव। मैं बोलूँगा इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद बता सकते हो। कैसे? हाँ सर। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ऐसा। तो मैं लेट से इनिशियली इस जगह पे था और मैं इस जगह से चलते हुए इस तरफ गया, यहाँ पे पहुंचा, तो वर्क हुआ। कितना वर्क होगा? एरिया अंडर द कर्व। तो हम्म। इतना सा जो एरिया है ये वर्क हो गया मेरा ए से बी तक जाने के लिए, और इस वर्क को मैं W1 बोल रहा हूँ। और W1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये तो आराम से बता सकते हो। पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दूसरा वाला काम करते हैं कि हम लोग बी से अब ए की तरफ आते हैं। तो इसके नीचे का जो एरिया होगा इतना सा, दिस विल बी वर्क डन। तो ये जो एरिया होगा W2 डेट विल बी नेगेटिव। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? तुमने देख लिया कि ये W1 एरिया पॉजिटिव है, W2 एरिया नेगेटिव है, तो जो नेट वर्क है वो ये वाला एरिया ही कहलाएगा। सो दिस net work done by the gas will be equals to W1 minus of W2 which comes out to be positive। इसीलिए एक जनरल कन्वेंशन बोल दिया कि अगर कोई भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उसके कारण से वर्क जो होगा वो उसके अंडर का एरिया होगा और वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज अगर होता तो एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला जो चीज़ है ये नेगेटिव वर्क दे दिया होता और ये वाला पॉजिटिव वर्क हुआ होता। तो अल्टीमेटली इसके अंदर का एरिया मुझे क्या मिल जाता? नेगेटिव वर्क का। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? हाँ सर। अब दूसरा देखो। तो फाइनली अभी मुझे पता चल गया कि हाँ, जो इसके अंदर का एरिया होगा तो वही हो जाएगा वर्क। तो मेरे पास एक साइकिल है और ये जो है वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। तो सिंपल सा एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायमीटर नॉट रेडियस। रेडियस कितना होगा? V2 माइनस ऑफ V1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द वर्क डन। क्या ये वर्क डन लिखा जा सकता है? हाँ। ये वर्क डन गलत है। पाई आर स्क्वायर एरिया तो प्रेशर सही है। कांस्टेंट नहीं। नहीं, प्रेशर के बारे में तो बात ही नहीं हुई। ये गलत है। गलत इसलिए है, समझना। राइट क्या, पहले मैं वो बता देता हूँ। ये प्रेशर 1 है और ये प्रेशर 2 है, तो वर्क डन का जो एक्चुअल फार्मूला होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसको मैं आर मल्टीप्लाइड बाय द आर लिखूंगा, जिसमें कि एक रेडियस जो है वो मुझे वॉल्यूम से निकालना है V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, और एक रेडियस जो है वो प्रेशर से निकालना है। और ये हमारा वर्क डन का सही
आंसर होगा। तुम बोलोगे सर इसमें भी तो रेडियस ये है, आप उसको डबल स्क्वायर कर दो, आंसर तो सेम ही आना है। आंसर गलत आएगा मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा यूनिट भी गलत आ रहा है। क्या वॉल्यूम का स्क्वायर वर्क का यूनिट होता है क्या? बोलो, क्या नो। वॉल्यूम का स्क्वायर वर्क का यूनिट होता है? नो सर। नहीं। जब तक प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक वर्क का यूनिट या फिर जूल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो डायमेंशनली भी तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट था मुझे बताना था कि पॉजिटिव कैसे होता है, और साथ ही साथ एरिया हम लोग कब सर्कल के केस में ज़्यादातर हम लोग कैसे लिखते। तो ये हमारा वर्क हो गया। डेल्टा यू कितना हो जाएगा बोलो? 0, क्योंकि 0. टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा यू क्योंकि 0 हो चुका है तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा। क्लियर है क्या? और किसी भी प्रोसेस के हाँ लिए सर। तुम्हें अगर सी निकालने के लिए बोला जाए तो सी कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, जिसमें कि मुझे डेल्टा क्यू का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर से 0, है ना, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर तो सेम होगा, स्टेट चेंज हुआ नहीं ना। तो इसीलिए सी इसके लिए भी डिफाइन नहीं किया जाएगा। इसी एक छोटे से स्मॉल पार्ट के लिए ज़रूर डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन पूरे साइकिल के लिए डिफाइन नहीं होगा। चलो ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, वो ज़्यादा करेंगे। और जो ग्राफ कन्वर्जन है वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे। होमवर्क के लिए एक नेक्स्ट डीपीपी कर लेना, और केटीजी थर्मो में नहीं, इसको रहने दो, सिर्फ एक डीपीपी करो।